हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड मिंगल एकेडमी पर। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट को पढ़ेंगे। हम डिस्कस करते हैं कि कॉलोनियलिज्म वाले टाइम पर कास्ट क्या थी। मॉडर्न हिस्ट्री बिगिन विद द 19th सेंचुरी। जैसा कि आप सबको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत 19th सेंचुरी से होती है ना। इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947, भारत को आज़ादी मिलती है 1947 के अंदर। नेचुरल डिवाइडिंग लाइन बिटवीन कॉलोनियल पीरियड। देखिए, ये एक नेचुरल डिवाइडिंग लाइन है कॉलोनियल पीरियड के बीच में। जो इंडिपेंडेंस वाला टाइम है वो एक नेचुरल डिवाइडिंग लाइन है, जैसे 1947। कैसे समझते हैं? रफली 150 ईयर्स फ्रॉम अराउंड 1800 टू 1947। देखिए, 1800 से लेकर 1947 तक हमारी कंट्री कॉलोनियल रही, लगभग 150 ईयर्स। तो ये एक डिवाइडिंग लाइन बनाती है आज़ादी से पहले वाले टाइम पर और आज़ादी के बाद वाले टाइम तक, है ना। Scholars have agreed that all major social institutions and especially the institution of caste underwent major change during the colonial period। देखिए, बहुत सारे स्कॉलर्स थे और बहुत सारे जो मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो कास्ट इंस्टीट्यूशन है, कास्ट के अंदर जो चेंज आए हैं, जो मेजर चेंज कास्ट के अंदर देखे गए हैं, वो किस वाले टाइम पर देखे गए हैं? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब समझते हैं आगे। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कास्ट टू गवर्न कंट्री एफिशिएंटली। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो हमारी सोसाइटी, जो हमारी इंडिया कंट्री है, उसकी कास्ट वाली कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए और हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए, एफिशिएंटली गवर्न करने के लिए, उन्होंने कास्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहा। अब क्या किया उन्होंने इससे समझने के लिए? मैनी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल वर ऑल्सो अमेच्योर एथनोलॉजिस्ट। देखिए, बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे और वो जानना चाहते थे, वो स्टडी करना चाहते, वो बाय द सर्वे पता लगाना चाहते थे कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो हमारे कल्चर को स्टडी करना चाहते थे। एथनोलॉजिस्ट मीन होता है स्टडी द कल्चर। देखिए, सर्वे एंड स्टडी उन्होंने किस लिए की थी? क्या जानना चाहते थे? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ कास्ट ऑफ अ सोशल हायरार्की। जो हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर सोशल हायरार्की, हमारे समाज के अंदर हायरार्की बनी हुई है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करना चाहते थे। फर्स्ट बिगिन इन 1860s ऑनवर्ड। 1860s के बाद उन्होंने ये पहले शुरुआत की थी। 1901 सेंसस अंडर द डायरेक्शन ऑफ हार्वर्ड रिस्ले। 1901 के अंदर पहला सेंसस कराया जाता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ हार्वर्ड रिस्ले। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस लिए कराया गया था? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू द पोजीशन ऑफ ईच कास्ट इन द रैंक ऑर्डर। मतलब हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कौन सी कास्ट किस रैंक और ऑर्डर में लगी हुई है, क्या पोजीशन लाई करती है सोसाइटी के अंदर, किस कास्ट की क्या पोजीशन है, उस सब चीज़ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने सेंसस कराए। द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड रिलेटेड अरेंजमेंट एंड लॉ सर्व्ड टू गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू द कास्ट बेस्ड। देखिए, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जब आता है तो वो लॉ का अरेंजमेंट करते हैं और लीगल रिकॉग्नाइजेशन देते हैं किसको? कास्ट बेस्ड सिस्टम को। हायरार्की की स्टडी वो इसीलिए कर रहे थे कि जो अपर कास्ट के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपर कास्ट पर जो लोग लाई करते हैं, उन्हें हम एक रिकॉग्नाइजेशन दें और उन्हें हम लैंड ऑनर बना दें। राइट ऑफ द अपर कास्ट रेवेन्यू सेटलमेंट था, इसका राइट किसे दिया गया? अपर कास्ट के लोगों को दिया गया। इस कास्ट नाउ बिकेम लैंड ऑनर विद क्लेम्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। ये कास्ट थी, जो अपर कास्ट थी, वो लैंड ऑनर बन जाती हैं और जो भी लैंड के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है उस पर वो अपना पूरा क्लेम कर देते हैं कि कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो किसका होगा? लैंड ओनर का होगा। लार्ज स्केल इरीगेशन स्कीम लाइक द वंस इन द पंजाब। और बहुत सारी लार्ज स्केल इरीगेशन स्कीम भी वो लेके आते हैं, जैसे कि पंजाब के अंदर काफ़ी अच्छा इरीगेशन सिस्टम देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। एंड ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। जब कॉलोनियल पीरियड का एंड चल रहा था, इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ अ डाउन ट्रोडन कास्ट। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि जो लोग डाउन ट्रोडन कास्ट के अंदर हैं, जिनका वेलफेयर नहीं हो पाए, हम उनका वेलफेयर करें। कौन से लोग थे? जो डिप्रेस्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, उन डाउन ट्रोडन लोगों को थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो वो क्या लेके आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू द शेड्यूल ऑफ कास्ट एंड ट्राइब मार्क्ड आउट फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने शेड्यूल बनाई और जो कास्ट और ट्राइब थी उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहा कि जो लोग
डिप्रेस्ड हैं, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए बाय द स्टेट और गवर्नमेंट, और इन्हें एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी जाए लॉ के अंदर। तो क्या है, पहले थी शेड्यूल ट्राइब और सेकंड वन क्या बनाया गया, शेड्यूल कास्ट बनाया गया। अब समझते हैं इसे। कास्ट एट द बॉटम ऑफ हायरार्की दैट सफर्ड सीवियर डिस्क्रिमिनेशन, सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट, शेड्यूल कास्ट। जो हायरार्की के अंदर सबसे नीचे बॉटम पर लाई करते थे, उन्हें सीवियर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, उन्हें हम बोलते हैं अनटचेबल कास्ट और शेड्यूल कास्ट। डिप्रेस्ड क्लास थी, उसे ही शेड्यूल कास्ट बोल दिया गया। और शेड्यूल ट्राइब के अंदर कौन से लोग आते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। कास्ट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर कास्ट क्या है। इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947, जैसा कि आप सबको पता है, कास्ट कंसिडरेशन हैड इनवाइटेबली प्लेड अ रोल इन मास मोबिलाइजेशन ऑफ अ नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के लिए सबसे ज्यादा रोल किसने प्ले किया था, कास्ट ने प्ले किया था। डिप्रेस्ड क्लास इन पर्टिकुलरली द अनटचेबल कास्ट प्रीडेटेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट से पहले भी ये काफी डिप्रेस्ड क्लास के अंदर आते थे अनटचेबल कास्ट वाले लोग। अपर कास्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर एज वेल एज बाई मेंबर ऑफ लोअर कास्ट। अपर कास्ट के कुछ रिफॉर्मर और लोअर कास्ट के भी कुछ मेंबर प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने चाहा कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। ऑल्सो अपर कास्ट के लोग भी काफी इंटरेस्टेड थे कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए। समझते हैं आगे, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर इन वेस्टर्न इंडिया। ये वेस्टर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले थे और बाबा साहेब अम्बेडकर थे। अयन कली, श्री नारायण गुरु, योतिदास एंड पेरियार इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के कुछ लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं। महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर बिगिन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी फ्रॉम 1920s ऑनवर्ड। तो इन्होंने भी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट किए थे 1920s के बाद। एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स बिकेम कांग्रेस एजेंडा, और कांग्रेस ने अपना क्या एजेंडा बनाया था, एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स चलाए कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए। सबसे पहला कांग्रेस ने एजेंडा बनाया कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी बुराई है अनटचेबिलिटी को लेके, उसका एंड हो जाना चाहिए। दिस इज नॉट गुड। देयर वॉज अ ब्रॉड एग्रीमेंट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू अबॉलिश कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। हमारी सोसाइटी के अंदर जो कास्ट रिस्ट्रिक्शन बने हुए हैं, इन्हें खत्म किया जाए। कैसे, नेशनलिस्ट मूवमेंट किए जाए, लीवल बनी हुई है, इसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। अपॉइंटमेंट्स टू गवर्नमेंट जॉब टुक नो अकाउंट ऑफ अ कास्ट, thus leaving the well educated upper caste and ill educated और often illiterate lower caste to compete on equal terms। देखिए, जब गवर्नमेंट जॉब में लोगों का अपॉइंटमेंट होता था तो वहाँ पे पहले कास्ट का कोई अकाउंट नहीं था, है ना। तो क्या होता था, जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो तो काफ़ी वेल एजुकेटेड होते थे, और जो लोअर कास्ट के लोग होते थे तो वो काफ़ी इलिटरेट, वो तो पहले से ही लोअर कास्ट के लोग होते थे वो इलिटरेट होते थे, क्योंकि अपर कास्ट के लोगों को तो एजुकेशन का अधिकार था, लेकिन लोअर कास्ट के लोगों को बाइकआउट कर दिया जाता था, उन्हें पढ़ाई नहीं जाता था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, कहीं इक्वलिटी नहीं थी। तो वो एक टर्म लाया गया, उसका नाम था रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इसीलिए लाया गया था क्योंकि पहले के लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग काफ़ी इलिटरेट थे, तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब में कभी प्रॉफिट मिलता ही नहीं था। इस वजह से रिजर्वेशन लाया गया कि उन्हें भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये किसके लिए था, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए था। अब समझते हैं आगे। डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द स्टेट, ग्रोथ ऑफ अ प्राइवेट इंडस्ट्री ऑल्सो अफेक्टेड कास्ट इनडायरेक्टली थ्रू द स्पीडिंग अप द एक्शन ऑफ इकोनॉमिक चेंज। देखिए, जैसे ही हमारी कंट्री के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्री आती है और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, स्टेट की ग्रोथ होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं कास्ट को अफेक्ट करते थे इनडायरेक्टली। कैसे, जैसे अपर कास्ट के लोग थे वो तो पहले से लैंड ओनर थे, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी स्टेबल थी, लेकिन लोअर कास्ट के लोग थे वो तो काफ़ी पिछड़े हुए थे और गरीब भी थे। अपर कास्ट के लोगों ने भी डेवलपमेंट में जगह ली, लोअर कास्ट के लोगों ने भी जगह ली। तो अपर कास्ट के जो लोग थे वो तो काफ़ी और रिच हो गए और इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए, लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, फिर भी एक पुअर वाली कंडीशन में ही लाई करते थे। मॉडर्न इंडस्ट्री क्रिएटेड ऑल काइंड ऑफ न्यू जॉब्स। मॉडर्न इंडस्ट्री ने क्या किया, न्यू जॉब्स क्रिएट किए। देयर वॉज नो कास्ट रूल्स, लेकिन वहाँ पर कोई कास्ट रूल नहीं थे। अर्बनाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ अ कलेक्टिव लिविंग इन सिटीज मेड इट डिफिकल्ट फॉर द कास्ट सेग्रीगेटेड पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन टू सर्वाइव। देखिए, जब अर्बनाइजेशन एरिया के अंदर कलेक्टिव लिविंग होती है किसकी, लोअर कास्ट और अपर कास्ट के लोगों की, जब लोअर कास्ट और अपर कास्ट के लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो क्या वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे टू सर्वाइव। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं
जो सोशल ईविल है वो भी कम होती है। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस अट्रैक्टेड टू द लिबरल आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड मेरिटोक्रेसी। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, जो लोग पढ़ रहे थे, लिबरल आइडियाज से काफ़ी अट्रैक्ट हुए और इंडिविजुअलिज्म एंड मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है, उन्होंने जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने चाहा कि जो लोग के पास योग्यता है उन्हें अधिकार मिलने चाहिए, वो भी कुछ अच्छा कर पाए और वो अपनी एजुकेशन की कुछ गेड कर पाए, मतलब वो अपनी वेल्थ को बढ़ा सकें। लिबरल आइडियाज, इंडिविजुअलिज्म, इन सबको उन्होंने सपोर्ट किया। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल जॉब। टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे, टेक्सटाइल मिल थी बॉम्बे की, ये खुली थी मुंबई। जूट मिल्स ऑफ कोलकाता, कलकत्ता, कलकत्ता की जूट मिल और टेक्सटाइल मिल थी बॉम्बे की। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि कोलकाता की क्या थी, जूट मिल, और बॉम्बे की क्या थी, टेक्सटाइल मिल। अब हम सोसाइटी के मैरिज पैटर्न को समझते हैं। जी देखिए, एंडोगेमी। एंडोगेमी होता है प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट, मतलब कास्ट के ही लोगों से शादी करना। एक ऐसी प्रैक्टिस जो कास्ट ही कास्ट में शादी करते हैं, वो किसी इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते हैं, दूसरी कास्ट के लोगों से शादी नहीं करते हैं। बिटवीन ग्रुप्स ऑफ कास्ट ऑफ सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आर स्टिल हेवली पेट्रोल। देखिए, आज भी अगर हम सोसाइटी में देखते हैं, एक ही कास्ट के ग्रुप के लोग हैं, वो अपनी ही कास्ट के ग्रुप से ही शादी करना चाहेंगे और वो सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाला इंसान देखते हैं। वो देखते हैं कि जितना सोसाइटी के अंदर हमारा स्टेटस है, हमारा ओहदा है, सामने वाले का भी वही स्टेटस होना चाहिए, जब ही हम शादी करेंगे। इंटरकास्ट मैरिज विद इन अपर कास्ट। देखिए, इंटरकास्ट मैरिज का मतलब होता है एक कास्ट से दूसरी कास्ट के अंदर शादी करना। तो अपर कास्ट के अंदर तो है ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, मतलब ब्राह्मण, बनिया, राजपूत आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन आज भी अगर हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं, मैरिज बिटवीन एंड अपर कास्ट एंड बैकवर्ड और एससी पर्सन रिमेन रेयर इवन टुडे, कि अपर कास्ट के लोग हैं वो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट वाले लोगों से आज भी शादी नहीं करते हैं। ये रेयर है कि कहीं देखा जाए कि कोई अपर कास्ट का लड़का शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी कर रहा है या शेड्यूल कास्ट का लड़का अपर कास्ट की लड़की से शादी कर रहा है। ये आज भी रेयर है। अब समझते हैं आगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को समझते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर क्या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी। फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत आजाद हुआ था उसकी शुरुआत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैज बीन डीपली कंसर्न्ड बाय कास्ट। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं कास्ट की बेस पर इफेक्ट होती थी। इट्स फंक्शनिंग हैज बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू प्रेडिक्ट। इसकी जो फंक्शनिंग थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी और प्रेडिक्ट करना भी काफ़ी हार्ड था। जैसे कि अपर कास्ट के लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि अपर कास्ट की फेवर में बहुत सारे फैसले लिए जाएं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है सोसाइटी के अंदर। हर कोई चाहता है कि सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर सबका बराबर अधिकार हो। तो इस वजह से इसकी फंक्शनिंग को सही तरीके से चलाने के लिए, कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रूल करने की, हमें एक अच्छे सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिस दोनों ग्रुप से आने वाले लोग पॉलिटिक्स के अंदर होने चाहिए। सिंस 1980s के बाद इमरजेंस ऑफ एक्सप्लिसिटली कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा कि आप सब जानते हैं और देख भी सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई हैं। ये कब हुआ था? 1980s के बाद हुआ था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट। मैंने आपको बताया था कि हम बहुत अच्छे तरीके से संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट को आगे आने वाले पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, दोनों जो टर्म है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिए गए हैं। हमारी सोशलिस्ट वाली जो वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर हमने आपको बताया था, और जो ये कौन थे इनके बारे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। अब हम संस्कृताइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज संस्कृताइजेशन। refer to a process whereby member of a usually middle or lower caste attempt to raise their own social status by adopting the ritual, domestic and social practice of a caste of higher status। देखिए, मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। जो लोअर कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं वो चाहते हैं कि हमारा स्टेटस कहीं ना कहीं बढ़े, सोसाइटी के अंदर हमें भी इम्पोर्टेंस मिल सके। इस वजह से अटेम्प्ट रेज देयर ओन सोशल स्टेटस, मतलब अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए अडॉप्टिंग रिचुअल, डोमेस्टिक एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ कास्ट ऑफ हायर कास्ट। देखिए, हायर कास्ट वाले लोग जो सोशल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वो उन्हें अडॉप्ट करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कौन से रिचुअल फॉलो कर रहे हैं? हम भी वही करेंगे। ये कौन से सोशल प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम भी वही करेंगे, जिससे हमारा स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो क्या हो सके, वो सही हो सके। इस वजह से हमें इंपॉर्टेंस मिल सके। देखिए, वो क्या करते थे?
अडॉप्टिंग वेजिटेरियनिज्म, हियरिंग ऑफ अ सेक्रेड थ्रेड, वो जो सेक्रेड थ्रेड होता है उसे पहनते थे। प्रेयर एंड रिलीजियस सेरेमनीज, और वो रिलीजियस जो सेरेमनी होती थी उन्हें प्रेयर करते थे। मतलब मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ, जब ऐसा कोई करता है कि वो सोचते हैं कि हम अपर कास्ट के लोगों को फॉलो करेंगे, उनके रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, तो इसका क्या मतलब है आप सोचिए। मतलब यही तो हुआ कि वो अपने स्टेटस को इन्फीरियर समझ रहे हैं कहीं ना कहीं, इस अपर कास्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज गुड। संस्कृताइजेशन की वजह से और आप दूसरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, तो इससे क्या है, आप लोअर कास्ट को यहाँ पर इन्फीरियर शो कराने की भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। डोमिनेंट कास्ट विच हैड अ लार्ज पॉपुलेशन एंड वेयर ग्रांटेड लैंड राइट। देखिए डोमिनेंट कास्ट कौन होती है, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है वो डोमिनेंट कास्ट है, और जिसके पास लैंड राइट है वो भी डोमिनेंट कास्ट के अंदर आती है। अपर कास्ट हु वर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। देखिए जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो क्या होते थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होते थे, क्योंकि उनके पास पहले से काम राइट होते थे। और लैंड ओनर वाला जो सिस्टम आया था ब्रिटिशर वाले टाइम पर, तो यहाँ पर अपर कास्ट को इंपॉर्टेंस दी गई। दे प्लेड नो पार्ट इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी अदर देन क्लेमिंग देयर लैंड। कोई एक इंडिविजुअल है जो कि लैंड ओनर है, वो खुद अपनी एग्रीकल्चर के अंदर शेयरिंग नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसके रेंट के ऊपर क्लेम कर रहा है कि किसी और को, लेबर को अपना लैंड दे सकता है कि आप मुझे रेंट दीजिए और मैं आपको अपनी लैंड दे रहा हूँ। डोमिनेंट कास्ट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रीजनल पॉलिटिक्स इन अग्रेरियन इकोनॉमी। देखिए डोमिनेंट कास्ट है वो काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है इन रीजनल पॉलिटिक्स और एग्रेरियन इकोनॉमी। देखिए एग्रेरियन इकोनॉमी कैसे, जब सबसे ज्यादा लैंड ओनर अपर कास्ट के लोग हैं तो एग्रेरियन इकोनॉमी भी अपर कास्ट के लोगों के पास होगी। रीजनल पॉलिटिक्स कैसे, जब लार्ज पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है वो अपर कास्ट के लोगों की है, तो वहां पे क्या है, डोमिनेंट कास्ट हो गई कोई एक, तो वो रीजनल पॉलिटिक्स भी उन्हीं की फेवर में चलेगी। तो यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आप समझ सकते हैं कौन, यादव, बिहार और यूपी के यादव, वोकालिगास कर्नाटक के वोकालिगास, रेडीज एंड खामास ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑफ महाराष्ट्र जाट, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब हरियाणा के जाट्स, पाटीदार गुजरात के पाटीदार। ये जो लोग हैं ये इन स्टेट्स के अंदर डोमिनेंट कास्ट के व्यू से देखे जाते हैं। मेजोरिटी में ये लोग हैं तो ये डोमिनेंट कास्ट है और इनके पास वहाँ पर लैंड राइट्स भी हैं। इसके साथ हमारी लेक्चर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और अनजाने में कोई भी चीज़ मुंह से गलत निकल गई हो तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहिए, मस्त रहिए।